नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर सेट 2 के सॉल्यूशन को देखेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी कोर के सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक के सॉल्यूशन को देख लिया था। आपका सिर्फ सेट 2 छूट गया था, तो आज की इस वीडियो में सेट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने सेट 3, सेट 4 और सेट 5 के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसे जाकर के देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 2 के प्रश्नों को। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपका पद्यांश दिया हुआ है, नीचे आपका 3 प्रश्न दिए हुए हैं और सभी प्रश्न के 2-2 नंबर हैं। तो पद्यांश को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं और उसको समझा देता हूं। तो चलिए इसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। लहरों में हलचल होने का क्या आशय है? तो देखिए, लहरों में हलचल होने का आशय है आंधी आने की आशंका से दिन भी अंधेरी रात होने लगता है। मतलब आंधी आने की आशंका से क्या होते हैं, दिन भी अंधेरी रात में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए खंड नंबर का आपका प्रश्न है, कोमल कली बेसुध होकर धरती पर क्यों पड़ी है? तो आंधी आने के कारण, किसके कारण? आंधी आने के कारण कोमल कली बेसुध होकर धरती पर पड़ी हुई है। तो किस कारण पड़ी हुई है? आंधी आने के कारण। उसके बाद देखिए ग नंबर का आपका प्रश्न है, चकवी तट पर बैठकर अपना धैर्य क्यों खो रही है? तो देखिए चकवी तट पर बैठकर अपना धैर्य इसलिए खो रही है कि आंधी आने की आशंका से ये दिन कहीं रात में ना हो जाए, इस वजह से। उसके बाद देखिए इसके अथवा में इसका गद्यांश का प्रश्न दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, मैं बार बार सभी सेट में आपको बता रहा हूं कि आप लोग एग्जाम में गद्यांश को बनाइएगा। गद्यांश समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, गद्यांश को आप लोग वहां पे बना सकते हैं। ठीक है ना, काव्यांश को आप लोग नहीं समझ सकिएगा ज्यादा, अगर पहले पढ़े होंगे तभी समझ सकिएगा, नहीं तो नहीं समझ सकिएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां पे गद्यांश का उत्तर आसानी से दे लीजिएगा, गद्यांश को ही बताइए बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं गद्यांश और पद्यांश दोनों का आंसर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए गद्यांश में आपका गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें था, पर्व त्योहार से देश की किन बातों का परिचय मिलता है? तो देखिए पर्व त्योहार से देश की सामाजिक एकता के प्रतीक, ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी, संस्कृति चेतना के परिवार, संभावनाओं के प्रेरक होते हैं। देश से पर्व त्योहार पर सर्वत्र सर्वधर्म संभाव का अत्यंत सुंदर रूप दिखाई देता है। तो इस वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों, पर्व त्योहार से देश की इन बातों की परिचय मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए खंड नंबर का आपका प्रश्न है, भारतीय पर्व त्योहारों पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति सद्भावना का आदान प्रदान किस प्रकार करते हैं? तो देखिए भारतीय पर्व त्योहार पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति अपने साथ भावनाओं को कुछ इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं। होली दिवाली पर हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई प्रेम पूर्वक बधाई देते हैं। ठीक वैसे ही ईद व क्रिसमस पर हिंदू अपने मुसलमान और ईसाई भाइयों के प्रति शुभकामनाएं देते हैं, और तो और भी मिठाइयां और उपहार का भी आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपका है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा सर्वधर्म समभाव। क्या होगा? सर्वधर्म समभाव। जरूरी नहीं कि एग्जाम में आप यही लिखे, जो आपको समझ में आता है, जो आपको एग्जैक्ट लगता है, जितना सटीक लगता है उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, हमको ये सटीक लगा कि सर्वधर्म समभाव आपका ज्यादा सटीक हो रहा है, इस वजह से मैंने इसका शीर्षक ये दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका 4 प्रश्न दिया हुआ है और 4 प्रश्नों से मात्र आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना बच्चों, और दोनों प्रश्न आपका 5-5 नंबर यानी कि 10 नंबर का है। तो यहाँ पे क नंबर का अगर आप लिखते हैं तो इनमें से 2 में से किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है ना, अगर क नंबर का लिखते हैं तो 2 में से किसी एक पर निबंध लिखना है, और बाकी नीचे 3 ख ग और घ में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे देना है। तो देखिए क नंबर में क्या है, झारखंड की संस्कृति अथवा कोरोना से बचाव के विषय पर एक निबंध लिखिए। तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा भेभी आई है। ठीक है ना,
VVI दोनों ही है, आपका कोरोना हाल फिलहाल है, तो ये करंट से आपका क्वेश्चन बन सकता है। और झारखंड में आप रहते हैं तो झारखंड की संस्कृति के बारे में आपको लिखने को दिया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोनों को यहाँ पे दोनों पर निबंध मैंने लिख दिया है। आप लोग इसे देखते चलिए, मैं आपको इसे बताते चलता हूं। तो देखिए पहला आपका है झारखंड की संस्कृति। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड अपने सांस्कृतिक कर्तव्यों के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर नदी, मायरुचि नदी, बराकर नदी, कोयल नदी, शंख नदी होगा, शाख नहीं शंख होगा, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया, मिस प्रिंट। शंख नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है। ये वनस्पतियां जीवों के साथ साथ राज्य के समृद्ध करते हैं। वनांचल जैसा कि लोकप्रिय है, अपने खनिज और वन संसाधन के लिए भी प्रसिद्ध है। आप लोगों ने सुना होगा पूरे भारत का 40% खनिज आपके झारखंड में, हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे देख सकते हैं दामोदर नदी, मायरुचि नदी, बराकर नदी, कोयल नदी, शंख नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सी नदी आपके क्षेत्र से होकर बहती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहां कहां से लोग देख रहे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप लोग और कौन से नदी से के किनारे आपकी डिस्ट्रिक्ट है प्यारे बच्चों, कौन सी नदी से किनारे से आप हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा और शुरुआत कीजिएगा। उसके बाद देखिए झारखंड एक नवगठित राज्य है। इसका गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? 15 नवंबर 2000 को। और किससे कट करके हुआ था? बिहार से ही कट करके हुआ था। तो देखिए जिसे बिहार से 15 नवंबर 2000 में अलग किया गया था। इस प्रकार पश्चिम बंगाल और बिहार के विभिन्न लोग स्थानांतरण देखा गया। उनके व्यक्तिगत सांस्कृतिक लक्षण बरकरार रहे। इस प्रकार आदिवासी संस्कृति का यह समूह झारखंड होगा। ठीक है, झारखंड की संस्कृति को समृद्ध करता है। ठीक है, यहाँ पे झारखंड होगा। संगीत, त्योहार, हस्तशिल्प, नृत्य और अन्य मुख्य सांस्कृतिक तत्व, भोजन और झारखंड में की जीवन शैली उपयुक्त उद्घोषणा को यहाँ पे क्या हो जा रहा है भाई, पुष्ट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड के त्योहार, आप लोगों ने सरहुल सुना होगा, कर्मा सुना होगा, ठीक है ना, जावा पर्व सुना होगा, ये सोहराय सुना होगा, बदना पर्व सुना होगा। तो झारखंड के त्योहार के बारे में भी आपको लिखना है। देखिए यहाँ का मुख्य त्योहार सरहुल कर्मा है, जिसे बड़े हरो उल्लास के साथ यानी कि बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ झारखंड वासी मनाते हैं। झारखंड की संस्कृति प्रचुर त्योहारों में अपने समृद्ध खजानों के बिना कहीं नहीं है। सरहुल कर्मा, सोहराय, वंदना, टूसू, ईद, क्रिसमस, होली, दशहरा आदि त्योहारों झारखंड की मस्ती और उल्लास के साथ मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो यहाँ पे इसकी संस्कृति, यहाँ पे इसकी जो ढांचा है प्यारे बच्चों, कब झारखंड कैसे बना उसके बारे में, और शुरू में आपको यहाँ पे क्या क्या है, नदी क्या है, तालाब क्या है, पहाड़ पर्वत के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इतना लिखिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अथवा में इसका था निबंध, कोरोना वायरस पर निबंध लिखना था। तो देखिए बच्चों, पहले ही हम इंसानों के अलावा कोई जीवों का इस धरती पर वास था। अब एक और नया जीव वास करने को आया है। उसका आया है कौन है? कोरोना। पर सबसे आश्चर्य की बात है कि यह कोरोना जीवित नहीं है। यह एक अजीवित वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब आप सोचिएगा कि यह जीवित नहीं है तब इतनी तबाही मचा रहा है, और अगर जीवित होता तो तब यह क्या करता। देखिए खैर अब यह वायरस आ तो गया है, पर इससे बचे कैसे, यह एक बड़ा सवाल है। हम लोग बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम खुद को एक दूसरे से बचा सकते हैं। कोरोना वायरस छूने से फैलता है, जिसे हाथ ना मिलाया, हाथ साबुन से धोकर सैनिटाइज कर रोका जा सकता है। अगर हम इसका क्या होगा, N95 मास्क, ठीक ना, या कपड़ों के मास्क को पहने तो ये हमारे फेफड़ों में जाने को असमर्थ हो जाएगा। इसे 2 गज की दूरी से भी बनानी चाहिए। मतलब लोगों की जिसे कोरोना है भाई फिर भी नहीं है, फिर भी 2 गज की दूरी बनानी चाहिए। यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब कोरोना वायरस का आपका टीका भी आ चुका है, वैक्सीन भी आ चुका है, तो हम सभी को इसका वैक्सीन 18 से प्लस वाले लोगों को, तो 14 से प्लस वाले लोगों को वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। ठीक है ना, एक जागरूक नागरिक होने के नाते। क्या तो देखिए सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो इस वायरस को बढ़ने से रोक सकती है। उनमें से कुछ निम्न है। ठीक है ना, तो देखिए जगह जगह पर वैक्सीनेशन कैंप लगवाना,
हर स्कूल, ऑफिस, सड़क, मोहल्ला आदि को सैनिटाइज करवाना, उन जगहों में लॉकडाउन लगाना जहां कोविड थोड़ा संभालना थोड़ा कठिन नजर आ रहा है आदि। अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ लें तो ये कोविड-19 भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा प्यारे बच्चों। और भी आप इसमें से जोड़ सकते हैं, लॉकडाउन लगाया गया, ठीक है ना, मतलब आप कोरोना वायरस से बचाव के उपाय को आप लोग लिखना है, किस प्रकार से लॉकडाउन लगाते हैं, उससे लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजर का सारा अपने से लिख सकते हैं, इसको आप लोग अपने से लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, विद्युत आपूर्ति की अपने क्षेत्र में बदहाली की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख दिया है एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र, किसको, दैनिक जागरण को लिखा है, ठीक ना। तो देखिए, सेवा में आदरणीय संपादक जी, किसको लिख रहे हैं, दैनिक जागरण रांची, विषय बिजली आपूर्ति समस्या के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए, महाशय, मैं आपके दैनिक जागरण में प्रकाशनार्थ प्रेषित इस पत्र के माध्यम से झारखंड प्रदेश के विद्युत मंत्री का ध्यान महीनों से विद्युत संकट से आक्रांत पाकुड़ की ओर से करना चाहूंगा। आक्रांत यहाँ पे जगह का नाम है, ठीक ना, पाकुड़ की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। तो कोई भी जगह लिख सकते हैं, यही जरूरी नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए, विगत 4 महीनों से पाकुड़ के जिले में विद्युत की आपूर्ति घोर अनियमित है। 24 घंटे में से मुश्किल कुल मिलाकर के 2 से 2.5 घंटे तक बिजली के दर्शन होते हैं। 2-2.5 घंटे नहीं, 4-5 घंटे लिख दे रहे यार, 2-2.5 घंटे बिजली कैसे लिखोगे, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हैं आप यार, मत जरूरी नहीं यही लिखना है, आपने से समझिए यहाँ पे मैंने किस तरह से लिखा है, उसी तरह से आप समझिएगा तो आपको आ जाएगा, रट नहीं पाइएगा हिंदी में, ठीक है ना। तो इसको आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा, इसको आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और लास्ट में आप लोग इस तरह से समस्या को यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या क्या समस्या हो रही है। इस समस्या को लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा, इस संबंध में स्थानीय विद्युत अनुमंडल पदाधिकारी से कई बार संपर्क किए हैं, ठीक है ना। मतलब आपने किसी के पास चर्चा तो क्या होगा, डायरेक्ट चेयर से पूछना है आपको ना। आपने मान के चलते कोई काम रहता है तो अधिकारी के पास पूछिएगा, डायरेक्ट तो मंत्री के पास नहीं ना पूछ सकते हैं। अधिकारी काम नहीं करता तब मंत्री के पास आते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे कि हमने कौन कौन से अधिकारी के पास आप गए थे, आपका काम नहीं बना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसको देख लीजिए। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, निवेदन करना है। तो निवेदन किस प्रकार से करिएगा, देखिए, अतः इस समस्या और इससे उत्पन्न दुर्दशा की ओर माननीय विद्युत मंत्री झारखंड का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि इस संबंध में तत्काल उचित कार्रवाई की जाए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा, कोई भी दिनांक आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो एग्जाम जिस दिन रहेगा उसी दिन का डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भवदीय है, ठीक ना, इसको पूरा यहाँ पे उठा लीजिए और इसको उठा करके यहाँ साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है, बीच में नहीं, साइड में। यहाँ पे लिखिएगा भवदीय, अपना नाम लिख दीजिएगा और अपना स्थान का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बीबीआई, पत्रकारिता से किसे कहते हैं और पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। तो देखिए बच्चों, पत्रकारिता, देखिए, ज्ञान और विचारों का समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनियों तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, पत्रकारिता कहलाता है। मतलब ज्ञान और अपने ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक, मतलब आप समीक्षा करता है ना पत्रकार जी, तो समीक्षात्मक टिप्पणी करता है, तब उसी के ऊपर यहाँ पे ये घटना घट गया, ये हो गया, तो टिप्पणी के साथ शब्द और ध्वनि के चित्रों के माध्यम से जन जन तक जो हम लोगों तक पहुंचाता है उसी को क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। देखिए, पत्रिका की निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला क्या है, खोजपरक या खोजी पत्रिका। दूसरा है विशेषीकृत पत्रिका। तीसरा है आज डॉक पत्रिका। चौथा है आपका एडवोकेसी पत्रिका और पांचवा है वैकल्पिक पत्रिका, ठीक है ना। तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, खोजपरक पत्रिका क्या है या खोजी पत्रिका क्या है। खोजी पत्रिका द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, अनियमितताओं और अनैतिक को उजागर करने का प्रयत्न किया जाता है। खोजी पत्रिकाओं का हो या नया रूप से टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, विशेष स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते, आज हम लोग स्टिंग ऑपरेशन कर देंगे, तो उसी को खोजी पत्रिका कहा जाता है, नया रूप से सामने आया हुआ, ठीक है ना, मतलब सच्चाई को सामने लाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद देखिए, दूसरा है विशेषकृत पत्रिका। देखिए, इसके लिए पत्रकार को किसी व्यापक क्षेत्र की विशेषज्ञता की अपेक्षा की जाती है। पत्रकार को विषय अनुसार विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र संसदीय पत्रिका, न्यायालय पत्रिका,
आर्थिक पत्रिका, विज्ञान एवं विकास पत्रिका, अपराध, फैशन तथा फिल्म पत्रिका। देखिएगा आप लोग न्यूज चैनल देखिएगा तो कोई भी अगर वहां पे स्पोर्ट्स का आधा घंटा क्या होता है, आज तक में 7:30 बजे आता है क्रिकेट अड्डा, ठीक है ना, 7:30 पर आता है, तो वहां पे आप लोग देखिएगा कि जो उससे जुड़ेगा वो दूसरा खबर नहीं दिखाएगा, वो खाली खेल पर ही नजर रखता है। दूसरा हो गया खाली एक राजनीति पर ही नजर रखता है। एक आज रात 9 बजे क्या हुआ, क्राइम वाला नहीं दिखाता है, ये घटना घट गया, मतलब दिखाता अजीब टाइप के दिखाता है, ठीक है ना। तो क्राइम वाला जो दिखाता है, वो जो क्राइम वाला रहता है बच्चों, वो अलग पत्रिका, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में जिसको जो ज्ञान है उसी के बारे में वो उस पत्रिका में वो दिखाता है, ठीक है ना। तो ये आपका विशेष कृति पत्रिका हो गया। उसके बाद वोट डॉग पत्रिका है, एडवोकेट पत्रिका है, एडवोकेसी पत्रिका है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका है वैकल्पिक पत्रिका, ठीक है। तो देखिए वैकल्पिक पत्रिका को जो रूप स्थापित व्यवस्था के विकल्प के सामने लाने और उनकी सोच अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है, उसे वैकल्पिक पत्रिका कहा जाता है, ठीक है। क्या है वैकल्पिक पत्रिका, या मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर का आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 प्रश्न है और 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपको देना है। तो मैंने तीनों प्रश्नों का उत्तर बता दिया है। जो भी एग्जाम है जरूरी नहीं है कि 2 प्रश्न जो आप जानिएगा वही आएगा, तीनों में से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बादल को कवि निराला ने विलप के वीर तथा जीवन का परावर किस संदर्भ में कहा है। तो देखिए कवि पृथ्वी से पूंजीपतियों का साम्राज्य मिटा देना चाहता है, जिससे जन सामान्य भी सुखद रूप से जीवन जी सके। निराला के इस कार्य की पूर्ति करने के लिए बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है, इसलिए समाज में पूंजीपति वर्ग का शोषण को मिटाने के लिए कवि विलप के बादल का आह्वान करता है। इसमें कवि ने बादल के विलप व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि वे क्रांति दूत रूपी बादल है, वे विलप के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे तक रहे हैं, अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्गार की आशाएं को फूटती है। तो ये आपका हो गया क नंबर का आंसर। उसके बाद देखिए ख नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, राम के साथ हुए युद्ध में रावण के कौन कौन से वीर मारे गए थे। तो कौन कौन से वीर मारे गए थे, दुर्मुर्ख मारे गए थे, देवतांग मारे गए थे, अतिकाय, महोदर आदि वीर मारे गए थे। उसके बाद देखिए ग नंबर का प्रश्न है, फिराक के गजल के आधार पर बताइए कि खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। तो देखिए खुद का पर्दा खोलने का अर्थ है अपनी वास्तविकता को दुनिया के सामने प्रकट कर देना है। जब व्यक्ति दूसरों के दोषों को दुनिया का दिखाने लगता है, तब वास्तव में वह दूसरे व्यक्ति के बेपर्दा नहीं करता है, बल्कि स्वयं को ही बेपर्दा हो जाता है। ऐसे में दुनिया को उसके बुरे चरित्र का पता चलता है, ठीक है। तो ये इसका अवगण नंबर का हो गया। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे भी आपका 3 प्रश्न है जो गद्य भाग से आपका है, तो तीनों में से तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं बता देता हूं। एग्जाम में आपको मात्र 2 प्रश्नों का उत्तर ही लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रश्न है क नंबर का, सूखे के कारण कैसी स्थिति हो जाती है, काले मेघ पानी दे के आधार पर उत्तर लिखिए। मतलब आपको जो वहां पे कविता है, पाठ है, काले मेघ के पानी दे, उसी के आधार पर आपको लिखना है कि सूखे के कारण कैसी स्थिति हो जाती है। तो देखिए लेखक ने बतलाया है कि इन दिनों भीषण गर्मी से लोग जलकर भुनकर अहिमाम होते हैं। जेठ का दशहरा, जेठ एक महीना होता है ना, जेठ सान भादो अखान इस तरह होते हैं ना, तो जेठ का दशहरा यानी कि 10 दिन बीतने तथा आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीतने के बाद कुएं सूखने लगते हैं, मतलब कुएं सूख जाते हैं। तालाबों में बहुत कम तथा गर्म पानी आता है, ठीक है। तालों में बहुत कम तथा गर्म पानी आता है। खेतों की जुताई नहीं हो पाती है और मिट्टी सूखकर पत्थर बन जाती है। पपड़ी फटकर दरारें पड़ जाती हैं। लोग लू से रास्ते में गिरने लगते हैं तथा कोर डंगार प्यासे मरने लगते हैं। तो ये आपका हो गया क नंबर का प्रश्न। उसके बाद देखिए ख नंबर का है, शेर के बच्चे के नाम में
कौन और क्यों प्रसिद्ध था? तो देखिए, शेर के बच्चे के नाम से पहलवान चांद सिंह प्रसिद्ध था। कौन था? चांद सिंह आपका प्रसिद्ध था। वह मैदान से लंगोट लगाकर आजीवन किलकारी भरकर छोटी दुलकों को लगाया करता था। साथ ही वह बीच बीच में शेर की भांति दहाड़ता रहता था। तो कौन प्रसिद्ध था बच्चों? चांद सिंह प्रसिद्ध था। ठीक है, उसके बाद देखिए, ग नंबर का आपका प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की परिकल्पना कीजिए। मतलब परिकल्पना उसकी कैसी थी, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए, लेखक ने जिस आदर्श समाज पर विचार किया है उसका आधार स्वतंत्र, समानता व भ्रांतिता है। आदर्श समाज में बहुविध हितों की सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए तथा सबकी उनकी रक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। एक आदर्श समाज को ऐसा गतिशील होना चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन पूरे समाज में संचरित हो जाए। समाज में छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदमी में कोई भेद ना दिखे। ठीक है ना? तो ऐसी यहाँ पे ऐसी अम्बेडकर की समाज थी, ऐसी आदर्श समाज की उन्होंने परिकल्पना किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर का आपका प्रश्न है, फिराक गोकपुरी और यहाँ पे होगा और, ठीक ना, फिराक गोकपुरी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो पहले हम लोग देखते हैं फिराक गोरखपुरी की दो रचनाएं यहाँ पे मैंने लिख दिया, गुल ये नगमा और नवरत्न, ठीक ना। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दो यहाँ पे मैंने लिख दिया है उसकी रचना। पहला रचना क्या है? अनामिका और दूसरा परिमल। तो उसकी बहुत सारी रचना है, कोई भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो मुझे अच्छा लगा दो लिख दिया, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आप इसे ही लिखें। उसके बाद देखिए 7 नंबर का आपका प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ है? तो देखिए, मराठी भाषा के अध्यापक श्री सोनेंद्र लेगर की कविता अध्यापन ने लेखक को कविता के प्रति रुचि जगाई है। तो ये आपका क्वेश्चन सेट 5 में भी है बच्चों, उसे आप लोग जाकर के देखिए, जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा VVI, ठीक है ना। तो सेट 5 में मैंने इसे बताया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से मैंने छोटा कर दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके अथवा में आपका है एने फ्रैंक के परिवार के डर के कारणों का उल्लेख कीजिए। मतलब उसका डर क्यों था उसके बारे में यहाँ पे उसको आपको लिखना है। ठीक है ना। तो देखिए, एने फ्रैंक के परिवार, एने फ्रैंक ने अपने अज्ञातवास के दिनों में, मतलब ये कहानी एने फ्रैंक का जो कहानी है कब है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय का प्यारे बच्चों। वहां पे उन्होंने डायरी क्यों लिखा था? आपका हर क्वेश्चन में इस चैप्टर से क्वेश्चन है, हर सेट में आपका, तो एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। और जितना आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है पांचों सेट में, पांचों में से ही एक में से कोई रहेगा, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो देखिए, एन ने अपने अज्ञातवास के दिनों के डर, उब तथा एक रास्ता का उल्लेख किया है। अज्ञातवास में एने फ्रैंक तथा वान परिवार को लगातार एक इमारत के अंधेरे बंद कमरे में रहना पड़ा। बाहर की दुनिया को झांकना भी उनके लिए खतरनाक था, क्योंकि इससे उनके जर्मन सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाने का खतरा था। उन्हें हर समय गिरफ्तारी का भय सताता रहता था। यह जीवन की बेहद ही उबाऊ था। दोनों परिवार उबाऊपन के दूर करने का भरसक प्रयत्न करते थे। वे पहेलियां बुझाते थे, अंधेरे में व्यायाम करते थे, अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने की कोशिश करते थे और किताबों की समीक्षा करते थे। बिजली चले जाने पर अंधेरे में एन दूरबीन की रोशनी पर वाले घरों के कमरे में दूरबीन की ताक झांक करती थी। मिल इसलिए लंबे चौड़े उबाऊ भाषण करते तो एन की मम्मी या मिसेज वानदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती जो सभी कई बार सुन चुके थे। वे एक दूसरे को तकलीफें सुनाते जो पहले से सुने हुए होते थे। ठीक है, ये अथवा का प्रश्न था। उसके बाद देखिए 8 नंबर का आपका प्रश्न है, खेतों पर आनंद क्या काम करना चाहता था? तो देखिए, खेतों में आनंद सुबह पानी देता था तथा शाम को गाय भैंसों की चराया करता था। सुबह क्या होता था? शाम को गाय भैंसों को चराया करता था। ठीक है ना। दिवाली के बीत जाने के बाद हर महीने खेत में केलहू चराना होता था। दिन भर खेतों की देखभाल करता था। इसके अलावे वो निराई गुड़ाई करता था। पढ़ाई लिखाई के फिर से शुरू होने पर उसे दिन भर खेत में काम से छुट्टी मिलती थी, पर सुबह और शाम तक वह खेत के कार्यों को करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए
इसी का आपका है प्रश्न बच्चों अथवा में। और ये डायरी के पन्ने जो एने फ्रैंक आप लोगों ने पढ़ा है उसी से ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर बताइए कि अब महिलाओं की स्थिति में किस तरह का बदलाव आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने किस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं, पहले क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आ रहे हैं उसको लिख दिया है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप वीडियो रोकिए यहाँ तक, ठीक है। इसको उसके बाद देखिए यहाँ तक, फिर यहाँ से इसको यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे हिंदी कोर का खत्म हो गया प्यारे बच्चों। कल से क्या होगा, इतना और है ना, तो इसको और आप लोग यहाँ तक इसको पढ़ लीजिएगा। अब हिंदी कोर आपका खत्म हो गया। कल से क्या होगा आपका, डेली लाइव 7 बजे, डेली लाइव 7 PM यानी कि 7 बजे शाम को लाइव आएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। हिंदी कोर का भी प्रयास करेंगे। सभी का टर्म वन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टर्म वन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आइएगा जरूर, लाइव आइएगा 7 बजे शाम को। तो इसी तरह से आपका सारा पूरा हो चुका है प्यारे बच्चों। आप लोग अपना मॉडल पेपर देखिए और बार बार इसे रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।